गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो याद करो, मैंने 1D मोशन में एक क्वेश्चन किया था सॉल्व। कैसे? किसी कॉर्नर से जब पुलिस टर्न कर रहा है उस वक्त उस कॉर्नर से कोई चोर 200 मीटर आगे है। ये AC वर्मा का क्वेश्चन है। 1D मोशन में मैंने इसको सॉल्व किया था। कल्प्रिट, चोर का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड और पुलिस का स्पीड 25 मीटर पर सेकंड, जो कि कांस्टेंट स्पीड है दोनों का। 200 मीटर आगे है चोर। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि कितनी देर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने वहां सॉल्व किया था। अब मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, एक को रुका हुआ मानते हैं तो दूसरा का स्पीड देखते हैं। तो ऐसे तो मूव दोनों कर रहा है, लेकिन इसको रुका हुआ मानूं तो इसका स्पीड, पुलिस का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड दिखेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड देख लो एक ही तरफ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट। चोर का स्पीड, पुलिस का स्पीड चोर के रिस्पेक्ट में क्या बनने जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। और डायरेक्शन देख लो एक ही है, तो बिना वेक्टर का यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो इसका वेलोसिटी भी पॉजिटिव, इसका वेलोसिटी भी पॉजिटिव। तो वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर से कैसे, इसको x बोल देता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, ये 25 i कैप माइनस 20 i कैप, तो हो गया 5 i कैप। ये बता रहा है कि पुलिस का स्पीड चोर के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में। मतलब मैं इसको रुका हुआ मानूं तो ये कितना स्पीड से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। अब मैं इसको रुका हुआ मानूंगा तो इसको पकड़ ले, इसके लिए कितना चलना पड़ेगा, 200 मीटर। अगर मैं इसको रुका हुआ मानूं तो इसको कितना चलना पड़ेगा, 200 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, पुलिस का डिस्टेंस ट्रैवल चोर के रिस्पेक्ट में, इसको मैं लिख देता हूं ताकि ये क्लियर हो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस विद रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट। कल्प्रिट के रिस्पेक्ट में पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा पकड़ने के लिए, 200 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन है नहीं, सारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नहीं तो हाफ AT स्क्वायर भी करता। तो एक्सीलरेशन क्या है, दोनों का 0 है, इसलिए हम हाफ AT स्क्वायर यूज नहीं कर रहे हैं। अब रिलेटिव लगा दो, S रिलेटिव V रिलेटिव। V रिलेटिव कितना, 5, T निकालना है, S रिलेटिव कितना, 200, T इक्वल टू 200/5, 40 सेकंड। देख लेना यही रिजल्ट आया था, 40 सेकंड में पकड़ लेगा। तो तब मैंने क्या किया था, ये डिस्टेंस कुछ चला तो ये कितना हो जाएगा, VT 20T, T टाइम में पकड़ लिया तो 20T, और ये कितना चला, 25T। 25T इक्वल टू 200 प्लस 20T। वहां से भी यही रिजल्ट आया था, वहां से भी टाइम यही टाइम आया था। अब पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 40 सेकंड तक चला 25 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड इनटू टाइम, पुलिस इतना डिस्टेंस चल के पकड़ लेगा। तो जो मैंने 1 डायमेंशन मोशन में सॉल्व किया था, देख लो उसको रिलेटिव वेलोसिटी से मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो ये समझना है कि रिलेटिव वेलोसिटी से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो भी आना चाहिए।
तो देख लो रिलेटिव वेलोसिटी से तो ज़्यादा आसान हो गया, बल्कि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं था। क्या ये डायरेक्ट नहीं पता चलता कि इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये 20 से जा रहा है, 25 से जा रहा है, तो ये देखेगा कि मेरी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। और चलना कितना है पकड़ने के लिए? 200। तो रिलेटिव डिस्टेंस 200, रिलेटिव स्पीड 5, तो मिलने का टाइम कितना हो जाएगा? 40 सेकंड। तो रिलेटिव से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो मैं दिखाता हूं कि रिलेटिव से भी सॉल्व होता है और जनरल मेथड से भी सॉल्व करते हैं हम लोग। एससी वर्मा में एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने वहां डिस्कस नहीं किया था 1D मोशन में, अभी मैं दोनों मेथड से एक्सप्लेन करता हूं। एक ऐसा क्वेश्चन है, कोई लिफ्ट है, एलिवेटर बोल दो, लिफ्ट बोल दो, इसमें कोई आदमी है, इसके हाथ में कॉइन है, इसके हाथ में कॉइन है, और कॉइन का हाइट लिफ्ट के फ्लोर से 6 फीट है। 6 फीट। अच्छा, यहाँ मीटर पर सेकंड में नहीं है, फीट में है, ये ध्यान रखना। 6 फीट पर है। ये लिफ्ट जो है कुछ एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, अपने को नहीं पता, यही फाइंड करना अपने को कि ये लिफ्ट का एक्सेलेरेशन बताओ। ऐसी बारों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। कंडीशन क्या है? क्वेश्चन देता है इफ, ये फाइंड करना है, फाइंड ए इफ कॉइन hits the floor of elevator after 1 second, after 1 second from its release, रिलीज करने से 1 सेकंड के बाद ये फ्लोर पर हिट कर जाता है, तो इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो क्लियर है कि क्या पूछ रहा है। एसी वर्मा में भी दिया हुआ है, तुम देख भी सकते हो। ये पकड़े हुए जो कि 6 फीट हाइट पर है लिफ्ट के फ्लोर से, इसका भी एक्सेलरेशन है। गिरा दिया तो 1 सेकंड बाद फ्लोर पर हिट कर गया, तो ये एक्सेलरेशन कितना। अब इसको 2 मेथड से मैं बनाता हूँ। पहले तो बिना रिलेटिव मोशन का यूज किए हुए, तो बिना रिलेटिव मोशन के यूज किए हुए कैसे सॉल्व करूंगा। ये बोला है कि ये कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये तो फाइंड करना अपने को। तो मान लेते हैं कि ये यहां पहुंच गया, लिफ्ट यहां पहुंचा, तो कॉइन यहां पहुंच गया। तो ये सब कितना देर में हुआ होगा? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ये हिट कर गया, तो 1 सेकंड में एलिवेटर भी तो नीचे गया होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये t=0 सेकंड का सिचुएशन है और ये t=1 सेकंड का सिचुएशन है। ये तो क्लियर है अपने को, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूं। t=1 सेकंड का सिचुएशन है। अब इसको ऐसे देखते हैं कि 1 सेकंड में एलिवेटर कितना नीचे आया है। तो नीचे एलिवेटर कितना चला, ऐसे देखते हैं। नीचे वाले पोजीशन का एलिवेटर यहां पहुंच गया, तो मैं यही बोलूंगा 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय एलिवेटर।
h, ये वाला पोजीशन यहाँ था जो 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, क्योंकि या तो ऊपर वाले एंड से देखो या नीचे वाले को नीचे वाले एंड से डिस्टेंस देखो। ऐसा नहीं कि ये देखेंगे हम यहाँ से यहाँ, इस पोजीशन से इस पोजीशन हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचा या यहाँ से यहाँ, दोनों एक ही डिस्टेंस पहुँचेगा, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो एलिवेटर h डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने ये मान लिया। अच्छा, ये सारे मोशन t0 पर स्टार्ट हुआ था, t0 पर, यानी कि एलिवेटर का कोई स्पीड नहीं रहा होगा। अगर इनिशियल स्पीड होता तो वो बताता, तो एलिवेटर का इनिशियल स्पीड कुछ नहीं रहा होगा, वो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो एलिवेटर कितना डिस्टेंस चला, h, तो h इक्वल टू क्या बोलूंगा, हाँ u तो 0 है एलिवेटर के लिए, हाफ h इक्वल टू फॉर एलिवेटर के लिए क्या लिखूं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, at स्क्वायर, एलिवेटर का एक्सीलरेशन a मान लेता हूं मैं। तो u तो 0 है और एलिवेटर चला है h, हाफ a नहीं पता अपने को, 1 सेकंड तक चला है, h इक्वल टू a/2। अगर अपने को h पता चल जाए तो एलिवेटर का एक्सेलेरेशन पता चल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, क्वाइन देखो तो कितना चला, क्वाइन यहां से यहां चला, तो ये ऑलरेडी h है और ये 6 फीट, तो मैं बोल सकता हूं कि क्वाइन कितना चला, फॉर क्वाइन h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। h कितना, यहां से यहां, तो यहां से यहां तो h और प्लस 6, h प्लस 6, क्वाइन को ड्रॉप किए थे, तो क्वाइन ड्रॉप किए थे तो u 0, हाफ क्वाइन का एक्सीलरेशन, क्वाइन तो क्वाइन को ड्रॉप कर दिया तो वो फ्री फॉल है, फ्री फॉल है तो क्वाइन का एक्सेलेरेशन तो g होगा, क्वाइन तो हवा में गिर रहा है और एलिवेटर को चलाने वाला मशीन है, मशीन के कारण इसका एक्सेलेरेशन बन रहा है एलिवेटर का। तो एलिवेटर का एक्सेलेरेशन मैंने a माना था, जो कि अपने को फाइंड करना है, और क्वाइन फ्री फॉल हो रहा है, हवा में फॉल हो रहा है, इसलिए उसको मैं लूंगा मैं एक्सेलेरेशन को g, तो हाफ g, और 1 सेकंड में ऐसा हुआ था, तो कितना हो जाएगा ये, h प्लस 6 इक्वल टू g/2, g का वैल्यू अगर 10 ले लूं तो कितना बन जाएगा ये 5। अब यहां से h का वैल्यू रख दो, एक गड़बड़ हो रहा है, अच्छा एक गड़बड़ कर रहा हूं मैं यहां, वो क्या गड़बड़ हो रहा है कि g का वैल्यू, याद करो ये फीट में है, ये फीट में है तो ये भी फीट में ही आएगा, क्योंकि दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, तो जो यूनिट इसका रखाऊंगा वही यूनिट इसका रखाऊंगा, तो ये फीट में है तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं रखूंगा, अगर मैं इसको फीट में रख रहा हूं तो इसको भी फीट में रखूंगा। तो ये ध्यान रखो कि g का वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है, फीट पर सेकंड स्क्वायर में 32, और ऐसे g का वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लो सारा फीट में है, क्वेश्चन में हाइट वगैरह फीट में है, तो मैं g का वैल्यू 32 रखूंगा, ना कि 10। ये अक्सर कंफ्यूजन आ जाता है, हम लोग को आदत होती है g का वैल्यू 10 रखने का, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि कभी हाइट वगैरह अगर फीट में आ जाए तो g का वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ देखो ना, यहाँ गड़बड़ ऐसे भी हो रहा था, h कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो यहाँ g का वैल्यू कितना है 32, एक बार मैं रख देता हूँ, h प्लस 6 इक्वल टू हाफ इंटू 32 इंटू 1, ये बन जाएगा 16, तो h इक्वल टू कितना 10। h पता चल गया अपने को, h पता चल गया,
तो यहाँ से ए पता कर लेंगे। तो देखो, तो फ्रॉम 1 ए इक्वल टू 2h, h का वैल्यू 10 है, 20 और यूनिट क्या, फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कभी भी हाइट अगर फीट में रहे तो स्पीड भी फीट में अगर हम यूज कर रहे हैं तो g का वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट में मैंने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो फीट पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है और आंसर भी फीट पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो वैसे ही मैंने छोड़ दिया फीट पर सेकंड स्क्वायर में। नहीं तो एसआई में करते तो फिर इसको मुझे 6 फीट को मुझे एसआई मीटर में कन्वर्ट करना होता, लेकिन इसका आंसर इसी फॉर्मेट में है फीट पर सेकंड स्क्वायर में, इसलिए मैंने सबको फीट में ही रखा है। अब मैं इसको तुम्हें बहुत ही इजी मेथड रिलेटिव मोशन से एक्सप्लेन करता हूं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन रिलेटिव मोशन के लिए जो यूज करते हैं हम लोग फार्मूला, क्या क्या यूज करना है, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं एलिवेटर को रुका हुआ मानूं तो क्वाइन को 6 फीट चलना है। देख लो, अगर मैं एलिवेटर को रुका हुआ मानूं तो क्वाइन को 6 फीट चलना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो क्वाइन के रिस्पेक्ट में एलिवेटर को, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ऐसा हाइट मैं पहले भी लिख चुका हूं तो ध्यान रहेगा तुम्हें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये कितना, 6 फीट। इनिशियल स्पीड ऑफ द क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्वाइन भी रिलीज किए थे, एलिवेटर का भी स्पीड 0 था, 0 माइनस 0। एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्वाइन का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर को रुका हुआ मान रहे हैं इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। तुम यहां बिना वेक्टर के भी चल सकते हो क्योंकि सबका मोशन एक ही डायरेक्शन में, नीचे वाले को मैं पॉजिटिव बोल देता हूं। तो क्वाइन का एक्सेलरेशन कितना है, क्वाइन का कुछ नहीं दिया मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये बात ध्यान रखो। अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जी जी एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्वाइन को ड्रॉप किए थे तो क्वाइन का एक्सेलरेशन जी माइनस एलिवेटर का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए मैंने माना था, तो यहां जी माइनस ए, दोनों नीचे ही है तो ये भी क्या हो जाएगा डायरेक्शन वाइज नीचे। क्वाइन का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जी माइनस ए नीचे। अब यूज कर लो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए रिलेटिव, यू रिलेटिव, एच रिलेटिव। एच रिलेटिव कितना चलना है, 6 फीट, यू रिलेटिव कितना 0, ए रिलेटिव कितना, और टी पता है 1 सेकंड में हुआ था, ऐसा 1 सेकंड में हिट किया था, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 को इधर कर देता हूं, 12 इक्वल टू जी माइनस ए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ए इक्वल टू, ए को इधर लाता हूं, ए इक्वल टू जी माइनस 12, और जी का वैल्यू याद करो 32 माइनस 12, देख लो कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। तो रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है, बस ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम लोग रिलेशन को यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं।
एक क्वेश्चन ऐसा है, ए कार इज गोइंग ईस्टवर्ड, गोइंग ईस्टवर्ड with a velocity of 8 meter per second, with a velocity of 8 meter per second. To the passengers in the car, to the passengers in the car, a train appears to be, a train appears to be moving northwards, moving northwards with a velocity of 15 meter per second. What is actual velocity of the train? ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां दिया हुआ है कार कैसे मूव कर रहा है, ईस्टवर्ड। सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्टवर्ड मूव कर रहा था कार 8 मीटर पर सेकंड से। ए नाम ए भी नहीं दिया, कार है ये। टू द पैसेंजर इन द कार, मतलब कार का स्पीड बोलो या कार के पैसेंजर का बोलो, ये पैसेंजर का ही बोल सकते हैं इसको कार में, क्योंकि पैसेंजर कार में है। तो कार का स्पीड बोलो या पैसेंजर का स्पीड बोलो। अब क्या है, टू द पैसेंजर्स इन द कार ट्रेन अपीयर्स टू बी मूविंग नॉर्थवर्ड। इस पैसेंजर को दिख रहा है, इसमें कार में जो पैसेंजर उसको दिख रहा है। अपीयर्स कैसा, कार के पैसेंजर को कैसा महसूस हो रहा है कि ट्रेन कैसे मूव कर रहा है, नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड इधर मूव कर रहा है। एक्चुअली में ट्रेन नॉर्थवर्ड नहीं मूव कर रहा है, इसको लग रहा है कि नॉर्थवर्ड जा रहा है। इसका मतलब है कि एक्चुअल स्पीड नॉर्थवर्ड की तरफ नहीं होगा ट्रेन का। ये कार है, ये ट्रेन है, लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार बोलो या पैसेंजर बोलो, बात एक ही है, क्योंकि पैसेंजर कार में है। और कितना स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड से। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, कुछ नहीं बोला, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, और ट्रेन का वेलोसिटी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तुमसे, तो यही पूछ रहा है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला तुम लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार कैसा बनेगा, फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। यहां पर बिना वेक्टर के नहीं चलेगा, क्योंकि देख लो मोशन एक डायरेक्शन में नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। अब कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और कार का स्पीड दिया हुआ था, ये वेलोसिटी ऑफ कार है, और नहीं दिया है कुछ, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है।
तो देखो तो तुमसे क्या पूछ रहा था, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या होगा, इसको मैं इधर लाता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका रिजल्टेंट। अब इसका रिजल्टेंट तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो तो। इसका मुझे रिजल्टेंट लिखना मतलब इसका मॉड। मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, और ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू कॉस थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि 2ab cos 90 0। तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इससे जो भी आ जाए मैग्नीट्यूड वाइज, ये इसमें ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम ऑप्शन चेक कर लेना। एक 7 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 17 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड, और एक नन है। तो जो भी ऑप्शन होगा इसे चेक कर लेना। डायरेक्शन भी हम लोग बता सकते थे, हम लोग इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। देखो तो मैं डायरेक्शन क्वेश्चन में तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा था। 3 ऑप्शन ये और एक नन, तुम चेक कर लेना, कोई भी ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब मैं तुम्हें इसमें डायरेक्शन फाइंड करके दिखाता हूं कि एक्चुअल में ट्रेन का डायरेक्शन था किधर। अब यहां ध्यान दो कि ट्रेन का जो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो किधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, देखो तो ये इधर है और ये इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये देखो ना, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर ही कहीं होगा। ये वेलोसिटी ऑफ कार था और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार था, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनेगा। अब एंगल देखना अपने को, तो या तो इससे एंगल देख लो या इससे देख लो। मान लो मैं यही देखता हूं, थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी 15, बेस यानी 8। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 15/8। कितना एंगल बना रहा है, मैं बोल सकता हूं। डायरेक्शन कैसे बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का मैग्नीट्यूड तो बता दिया था, जो भी आया हो। डायरेक्शन क्या बोलूंगा, मेकिंग एन एंगल इतना डिग्री, मेकिंग एन एंगल इतना डिग्री नॉर्थ, ऐसे बोलूंगा, थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। मैग्नीट्यूड तो पता है किसकी ओर, ड्यू इतना एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड तो पता है, डायरेक्शन क्या बोलता है, ड्यू थीटा, जो भी यहाँ वैल्यू है, tan इनवर्स 15/8 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन होता। तो अगर डायरेक्शन भी पूछ लेता तो और अच्छा ये क्वेश्चन बन जाता।
मैं कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक एसी वर्मा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ या तुम देख लेना। एसी वर्मा का मैंने भेज चुका हूँ, तुम्हें बुक भी खरीदने के लिए बोला था और मैंने उसका लिंक भी भेज दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, ए कार इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है एसी वर्मा में। ए कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for overtake. तो क्वेश्चन क्या है, एक कार 60 किलोमीटर है, क्या स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कार 42 किलोमीटर पर आवर से। और दोनों का लेंथ 5 मीटर है। तुमसे पूछता है टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, तो कितना देर में ओवरटेक कर लेगा। अब ओवरटेक, ये इसको ओवरटेक कर लेगा, तो इनिशियली कुछ बताया नहीं है कि ये कार इस कार से कितना आगे है। तो हम तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सिचुएशन नहीं बोला तो तुम कैसे रखोगे। इसको ओवरटेक करना है, ये ओवरटेक करेगा इसको, तो जाहिर ये आगे होगा, ये पीछे होगा। अब ये आगे मैं कितना रखूं, दोनों कार का लेंथ 5 मीटर दिया है, तो मैं ये गैप कितना रखूं। तो ये गैप के अकॉर्डिंग तो चेंज कर जाएगा टाइम। कितना गैप रखते हो उसके बेसिस पर कितना देर में ओवरटेक करेगा, ये चेंज करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं दिया तो स्टैंडर्ड सिचुएशन ये लेते हैं कि ये ऐसे रहा होगा। ऐसा रहा होगा। अब अगर हम लोग इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करें तो लेंदी होगा, लेकिन रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। कैसे, वो दिखा रहा हूं मैं। अगर मैं इसको रुका हुआ मान लूं तो इसको ओवरटेक करने के लिए कौन से पोजीशन पर जाना पड़ेगा, ये। अगर मैं इसको रुका हुआ मान लूं तो इसको ये पोजीशन बनना पड़ेगा। अब इसको ये पोजीशन बनने के लिए चलना कितना पड़ेगा, देखो तो, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, इसका आगे वाला पोजीशन यहां पहुंच जाएगा, मतलब 10 मीटर इसको चलना पड़ेगा। तो रिलेटिव मोशन के हिसाब से देखें तो इसके रिस्पेक्ट में इसको चलना पड़ेगा 10 मीटर। मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी 10 मीटर। दोनों का स्पीड एक ही डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो बिना वेक्टर के यूज करता हूं। इसको 60, ये प्लस तो ये भी प्लस, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। 60 माइनस 42, मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ये तो बहुत आसानी से कर देंगे। वी ए बी इक्वल टू
18 और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 यूज करते हैं। तुम चेक करके देख लेना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। तो यहां से क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव डिस्टेंस भी पता है, रिलेटिव स्पीड भी पता है, तो कितना देर में ये सिचुएशन हो जाएगा देख लो। टी कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू ओवरटेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन सारा रिलेटिव। रिलेटिव डिस्टेंस कितना चल रहा है 10 और रिलेटिव स्पीड कितना आया 5, 2 सेकंड। 2 सेकंड में ये इसको ओवरटेक कर लेगा। अब इससे शानदार क्वेश्चन क्या है, ये जो टाइम फाइंड करना, इससे शानदार क्वेश्चन आगे का पूछा हुआ है इसी में कि टोटल रोड डिस्टेंस कितना यूज किया। तो ये बहुत ही, अगर तुम डायग्राम अच्छे से ड्रॉ नहीं करोगे तो ये टोटल रोड डिस्टेंस तुमको पता नहीं चल पाएगा। इसको तुम ऐसे देखो कि टोटल रोड डिस्टेंस यहां से भी बता सकते हैं बहुत आसानी से। ये चल रहा था कितना से, 2 ही सेकंड तो चला है, चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, 2 सेकंड चला, 2 सेकंड में ओवरटेक हो गया। तो टोटल रोड डिस्टेंस कितना यूज हुआ होगा, यहां से लेकर के, क्योंकि इसी को ओवरटेक करना था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ऐसे देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो रिलेटिव में दिखा रहे हैं ना, एक्चुअल में सिचुएशन हुआ क्या होगा, एक्चुअल में सिचुएशन ये रहा होगा कि ये रहा होगा और कहीं पर ये सिचुएशन हो गया होगा। ये 42 से चल रहा था और ये 60 से चल रहा था। तो ओवरटेक करने में कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम में दोनों आगे गया होगा। t = 0 का ये सिचुएशन, t = 2 सेकंड का ये सिचुएशन। अब ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस चला होगा देखो। तो इसका ऐसे तो देखेंगे, आगे वाला पोजीशन को आगे वाले पोजीशन से यही 2 सेकंड में चला होगा। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, स्पीड 60 था, 60 × 5/18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कर दिया, और 2 सेकंड में कितना चला। अगर मैं इसको s बोलूं तो s कितना होगा, ये देख लो, ये कितना हो जाएगा 9 300। जो भी आई है डिस्टेंस, अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3, ये 100, ये 33.33 मीटर। तो कितना हो गया, ये 33.33 मीटर ये डिस्टेंस है। तुमसे क्या पूछा, टोटल रोड डिस्टेंस। तो दिख रहा होगा टोटल रोड कितना यूज हुआ, रोड तो इतना यूज हुआ। तो रोड इतना यूज हुआ, तो ये वाला 5 ऐड करेंगे हम इस डिस्टेंस में। ये डिस्टेंस कितना है, ये, और प्लस ये वाला 5 मीटर, क्योंकि इसका लेंथ 5 मीटर था। तो टोटल रोड डिस्टेंस ये यूज हुआ है। तो बोलेंगे टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 33.33 + 5। ये टोटल रोड डिस्टेंस है। अब हम लोग रिलेटिव मोशन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या, क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फॉर्मूला के नाम पर या कॉन्सेप्ट के नाम पर रिलेटिव मोशन में 2 फॉर्मूला है।
अब उसी फॉर्मूला पर सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो रिलेटिव मोशन से एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं, रेन अम्ब्रेला केस। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं, रेन अम्ब्रेला केस। ये रेन अम्ब्रेला केस क्या है, पहले तो बहुत अच्छे से हर एक का मीनिंग समझना आपने को। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, पहले मैं लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ऐसे लिखने का मतलब है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तुम जी लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी। लिख दोगे तो भी मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नहीं लिखोगे तब भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अंडरस्टूड है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन, कुछ नहीं दिया है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, velocity of rain with respect to man। ये बहुत ध्यान से समझना। वेलोसिटी पहले मैं लिख देता हूं इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी। अब इसको बहुत अच्छे से समझो कि अगर मैन रुका हुआ है, तो मैन रुका हुआ है तो मैन के, मान लो मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, तो मैं तो रुका हुआ हूँ। अगर मैं रुका हुआ हूँ इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो या मेरे रिस्पेक्ट में बोलो, बात एक ही है। क्योंकि मैन स्टेशनरी है तो मैन के रिस्पेक्ट में बोलो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो, बात एक ही है। तो मैं, अगर मैन रुका हुआ हो तो इसको मैं यही समझूंगा, क्योंकि मैन तो मोशन में है नहीं। लेकिन मैन अगर मोशन में है तो जो डायरेक्शन इसका होगा, इसका डायरेक्शन कुछ और होगा। कहने का मतलब यह है कि जब आदमी रुका हुआ है तो उसको रेन का डायरेक्शन कुछ और दिख रहा होगा, और जब आदमी दौड़ने लगेगा तो उसको रेन का डायरेक्शन कुछ और दिखने लगेगा। ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा अभी आगे, कि जब हम मान लो कि रेन पीछे से आ रहा है, अभी हम रुके हुए हैं तो मुझे रेन पीछे से आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है, तो मैं अम्ब्रेला को रेन से बचने के लिए मैं कुछ इस तरह से रखूंगा, इधर ऐसे अम्ब्रेला रखूंगा, पीछे से आ रहा है तो। लेकिन जब मैं अपना स्पीड बढ़ा दूंगा तो एक सर्टेन स्पीड पर मुझे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हिट करेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रनिंग मैन, मैं अगर सर्टेन स्पीड से दौड़ूं इधर तो मुझे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फील होगा, और उससे भी मैं ज़्यादा स्पीड कर दूं तो मुझे रेन सामने से आता हुआ हिट करेगा, ऐसे। इसीलिए तुम देखते हो कि जब तुम बाइक वगैरह चला रहे होते हो और सोचते हो कि जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं, तो बहुत ज़्यादा स्पीड करते हो तो तुम सामने से भीग जाते हो। एक्चुअली में रेन तो आ रहा है, ये रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है, लेकिन तुम जब बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हो इस डायरेक्शन में तो तुम्हें रेन इस तरह से फील होता है आता हुआ, इसीलिए हम आगे का पूरा भीग जाते हैं। वो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हें। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि जब मैन रन कर रहा है तो, और रुका हुआ है, जब मैन रुका हुआ है तो ऐसा फील होगा, जब मैन दौड़ रहा होगा तो कुछ ऐसा, और इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा।
वो क्वेश्चन में दिया भी हुआ हो सकता है या तुम्हें फाइंड भी करना होगा। तो ये बात ध्यान रहे कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन है वो दौड़ते हुए आदमी के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता। अब मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो तो इन्हीं तीनों से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टर्म से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इन दोनों के टर्म में लिखता हूँ। कैसे? इस फार्मूला को कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये तो सीखा है रिलेटिव। वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस बी एम। अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसा दिख रहा अपने को, ये इसको मैंने इधर ले आया। अब ये क्या बता रहा है कि ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब इसका डायरेक्शन इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग होगा। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मेट का, वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मान लो यही रोड है, तो रोड पर तो आदमी इधर चलेगा या इधर चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, मान लो इधर दौड़ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, और क्वेश्चन में बोल देगा कि ये जो दौड़ रहा है आदमी, इसका कुछ स्पीड होगा। ऐसे क्वेश्चन दे देता हूं, पहले मैं जनरल बात कर लेता हूं। मैन इधर दौड़ रहा है, क्वेश्चन में बोल देगा कि रेन जो है उस दौड़ते हुए आदमी को वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कहने का मतलब रेन का वेलोसिटी आदमी को कैसा महसूस हो रहा है वो है ये वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयरिंग रनिंग मैन। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट अगर आदमी रुका हुआ है तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। तो ये क्या इसको बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ, समझने के लिए, ऑफ रेन अपीयरिंग रनिंग मैन। जो दौड़ता हुआ आदमी उसको कैसा अपीयर हो रहा है वही है ये। क्वेश्चन में बोल देगा कि रेन मैन को, दौड़ते हुए आदमी को रेन कैसा अपीयर हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्वेश्चन में बोल देगा वो। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वी आर एम डाउनवर्ड है, तो रेन किधर होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग रेन का वेलोसिटी होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, देख लो। रेन आ कैसे रहा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं लिखा, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ कैसे रहा है, ऐसे। लेकिन जब आदमी दौड़ने लगा तो उस दौड़ते हुए आदमी को रेन कैसा अपीयर हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्वेश्चन में बोला था वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां से देख लो कि जब रुका हुआ था आदमी तो रेन कैसा अपीयर हो रहा था, इधर से आता हुआ, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। मतलब रुके हुए आदमी को, मतलब रुका हुआ आदमी छाता को कैसे रखेगा, बारिश ऐसे आ रहा है। लेकिन जब दौड़ने लगा तो आदमी को रेन कैसा महसूस हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसे कैसा महसूस हो रहा है, छाता को ऐसे करेगा तब बचेगा रेन से। और मैं आगे क्वेश्चन में प्रूव कर दूंगा कि जिस स्पीड के लिए रेन उसको वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है, उस स्पीड से ये ज़्यादा स्पीड कर ले या अपना स्पीड बढ़ा ले तो इसको रेन अब ऐसे आता हुआ दिखेगा, मैन को सामने से। तो क्वेश्चन में ये बोल दे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन गिवन हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे हम, वी आर का स्क्वायर। अगर ऐसा सिचुएशन रहे तो कि
कि वर्टिकली डाउनवर्ड रेन अपीयर हो रहा है, तो यहाँ से क्या रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अब यहां से सबसे इजी क्वेश्चन ये बनता है कि इन तीनों में से कोई भी दो नोन कर देगा, तीसरा अननोन कर देगा। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही बनता है। अब कोई भी दो नोन कर दे तो तीसरा अननोन हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये रट के नहीं रखना, क्योंकि रटा नहीं जा सकता, मैं खुद नहीं रट सकता, तुम क्या रटोगे। ये कॉन्सेप्ट से ही देखेंगे, ये देखो और इसको फार्मूला में रिजॉल्व कर दो, उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, इसको इधर भेज दो, ये बनेगा। अब क्वेश्चन में बोल दे ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये तो हॉरिजॉन्टली चलेंगे, चाहे इधर चले चाहे इधर चले, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसमें कि कोई दो अननोन कर देगा और तीसरा तुमसे पूछे, तो कोई दो नोन कर देगा और तीसरे को अननोन कर देगा, यहां से फाइंड कर लेंगे। अब इसका आगे का सिचुएशन मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं आगे का सिचुएशन क्वेश्चन के फॉर्म में रखता हूं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही बताना था। अब इसके दो क्वेश्चन, अगर इनके जो मैं दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक तो ये बेसिक सा क्वेश्चन, इसके दो क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, और इन दो, ये दो क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन है, मतलब इन दो क्वेश्चन को समझ गए तो रेन अम्ब्रेला केस के सारे प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो वो दो मॉडल क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, टू कीप the rain away a man holding his umbrella making an angle 30 degree with the vertical। बारिश से बचने के लिए आदमी 30 डिग्री एंगल पर अम्ब्रेला रखा हुआ था वर्टिकल के साथ, तो रेन आगे से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है, तो वो ऐसे भी वर्टिकल से 30, अम्ब्रेला को वर्टिकल से 30, या ऐसे भी तो वर्टिकल से 30 डिग्री पर अम्ब्रेला पर रखा हुआ है, तो वो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, he throws the umbrella and starts running with a speed 10 meter per second, finds मतलब उसको पता चलता है, he throws the umbrella and starts running with a speed 10 meter per second, finds, वो महसूस करता है, कैसा महसूस करता है, that raindrops are hitting his head vertically downward। Find velocity of, फर्स्ट में velocity of rain with respect to man, सेकंड में velocity of
velocity of rain with respect to ground। ये दो क्वेश्चन है। तुम क्वेश्चन को पहले नोट कर लेना, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर देख लो दिया हुआ है जब 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा तो उसको रेन कैसा फील हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड हिट कर रहा है, हिटिंग हिज हेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड उसको हिट कर रहा है। जब वो दौड़ने लगा तो रुका हुआ था तो 30 डिग्री से आता हुआ अपीयर हो रहा था। तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक बार तुम अटेम्प्ट ले लेना। मान लो मैन इधर दौड़ रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, कभी ऐसे मत लिखना वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, ये भी पूछ सकता है लेकिन जनरली ये सब नहीं पूछता। मैन का स्पीड रेन के रिस्पेक्ट में नहीं, रेन का स्पीड मैन के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये पूछता तो वी एम माइनस वी आर करते, लेकिन अपने को यही पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है और इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अपने से पूछा है फाइंड करने के लिए। तो देखो, तो यहाँ से ये बता रहा है कि वी आर एम और वी एम का रिजल्टेंट है, ये तो पता चल गया, इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये दौड़ रहा था मैन, तो उसको रेन का ऐसा अपीयर हो रहा था क्वेश्चन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही वी आर है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और आदमी रुका हुआ था तो वर्टिकल से 30 डिग्री पर। जब 30 डिग्री से रेन आ रहा होगा तभी तो रेन को, अम्ब्रेला को 30 डिग्री पर किया था। तो रेन 30 डिग्री से आ रहा है, इसीलिए 30 डिग्री पर अम्ब्रेला किया था उसने। तो ये 30 डिग्री क्लियर पता चल गया कि रेन जो है वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। अब तो बहुत आसानी से हम सब कुछ बता सकते हैं। कैसे? ध्यान देना, अपने को ये पता है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये कितना 10। एंगल पता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज नहीं पता कर सकते। बेस पता करेंगे मतलब इसका मैग्नीट्यूड, हाइपोटेन्यूज पता करेंगे मतलब इसका मैग्नीट्यूड। यही दोनों तो पूछ रहा था, यही दोनों का मैग्नीट्यूड पूछ रहा था। तो देखो, तो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BRN। VRM इक्वल टू 10 अपॉन tan 30, tan 30 1/√3 होता है, 10√3 यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड होगा। मैग्नीट्यूड है ये, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे। अब आ जाओ, ये फाइंड करना है। इन दोनों से देख लो, इस एंगल के लिए क्या हो गया, साइन से आएगा। कैसे? साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, VR इक्वल टू 10 अपॉन साइन 30 हाफ होता है, ऊपर जाकर के 20। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इससे भी एक शानदार क्वेश्चन है, वो मैं कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाऊंगा। तो अब तुम रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो।
क्योंकि आज मैं तुम्हें डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।